अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ख़त्म कर दिया था मैंने और उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली। अच्छा, अब कॉस्ट का एक चैप्टर एग्जाम वाले टॉपिक्स में से, उससे पहले तो मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, एग्जाम वालों में से एक चैप्टर हो गया ख़त्म। अच्छा, अब उसके बाद एक एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल है, तो फिर हल क्या करें? अगर आप ये सोचेंगे कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ आती है अगर, और जो समझ आया होता है उसी को जाके जब घर में सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, तो फिर कॉस्ट भी वैसे ही होना चाहिए था। तो ये कंपैरिजन फेयर नहीं है। देखें, हर सब्जेक्ट का ना अपना डिफिकल्टी लेवल है। जैसे मिसाल के तौर पे खाने की चीज़ की मिसाल लेते हैं, बिरयानी है, चले। अच्छा, अब बिरयानी का अपना टेस्ट है, उसको खाने की अपनी आसानियां हैं। बिरयानी खाना आसान काम है, पाए मुश्किल काम है, हाथ उसमें साफ सुथरे रह ही नहीं सकते। अच्छा, अब बिरयानी भी एक खाने की चीज़ है, जो खाने का अपना तरीका है, उसका अपना टेस्ट है। पाए की भी अपनी एक टेस्ट है, लेकिन खाने का तरीका उसका मुश्किल है। तो अगर ये कोई सोचे कि जब पाए खा तो मैंने लिए हैं लेकिन तो भी मुश्किल हुई है, बिरयानी जितनी आसानी होनी चाहिए थी, तो नहीं हो सकता। वो लहदा डिश है, वो लहदा डिश है, दोनों ही खाने की चीज़ें और दोनों ही आप खा पाएंगे, और अगर दोनों का टेस्ट है तो दोनों खा के मज़ा भी आ जाएगा, लेकिन दोनों के खाने में सेम कंफर्ट नहीं हो सकती, डिफरेंट चीज़ है। तो इसी तरह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये बाकियों से कंपेरेबल नहीं हो सकता। आप अगर ये, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो FR 1 भी मुझसे पढ़ रहे हैं, वो कंपैरिजन मत करें, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। अगर आप ये दोनों का कंपैरिजन करके सेम असूल बना लेंगे, सेम, कि जिस तरह से FR 1 का एक सवाल किया और घर जाके बाकी सवाल भी उस जैसे आसानी से हो जाएं, कॉस्ट के भी ऐसे ही होने चाहिए, तो ये कंपैरिजन आपको मजीद मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, जिन्होंने पहले इंट्रो FR 1 पढ़ी हुई है उनकी बात कर रहा हूँ, और अभी आजकल वो FR 2 पढ़ रहे हैं। FR 1 में भी आपने कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े थे और FR 2 में भी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? गाइडलाइंस बन गई कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई गाइडलाइन कुछ स्टैंडर्डाइज हो सकती है, तो स्टैंडर्ड बने ना, और उन रूल्स के मुताबिक अब जो भी ट्रीटमेंट है सब वैसा ही हो रहा होगा। जैसे FR 2 जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, लीजेस पढ़ रहे हैं, तो लीजेस में जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशन हो, एंड रिजल्ट सब में एक ही तरह की कैलकुलेशन ही होती है, सब में लीज रिसीवर ने रिकॉर्ड ही होना है, सब में उसने सेटल ही होना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स है ही नहीं, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है बिजनेसेस की। ट्रेडिंग बिजनेस के अपने मसले हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अपने मसले हैं, कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं बन सकते। अब वो क्या है? बस बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको ICAP की बुक प्लस जो कहीं और किसी और किताबों से सीखा, प्लस जो ICAP के क्वेश्चन से सीखा, उन सबका निचोड़ आपको मैं अपने लेक्चर नोट से पढ़ा रहा हूं। अगर आप ये कंपैरिजन करते हैं कि जैसे अब सर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया और जो सर ने क्लास में सवाल करा दिया, बिल्कुल आसानी के साथ होमवर्क जाके बिल्कुल वैसा अगर नहीं हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, फिर आप प्रजाति कर रहे हैं अपने साथ। ये सब्जेक्ट मुश्किल है। आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ये बिल्कुल ईजिली स्मूथली चलता रहेगा? नहीं, इसमें मुश्किलें ज्यादा आएंगी। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं भाई, होते हैं लोग पास। आप ही की तरह के लोग जो आपसे पुराने नस्ल के थे, वो पास होके निकलते ही आगे। और यही जो अभी परेशान शक्लें होती हैं, पिछली दफा भी, हर दफा परेशान शक्लें होती हैं। तो आप जब तक इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स डिफरेंट नहीं करेंगे तब तक आप मुतमईन नहीं हो सकेंगे। जब तक आप इसको कंपेयर करते रहेंगे कि जैसे बाकी पेपर्स हो रहे हैं ये भी होने चाहिए, ये बाकियों से डिफरेंट है, मुश्किल है। तो पहले तो आपने कंपैरिजन नहीं करना कि जो आसानी FR 1 में हो रही है वो इसमें होनी चाहिए, ये नहीं करना। अच्छा, फिर क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, या आपको मैं क्या एडवाइस करूँ? मैंने खुद भी जब पढ़ाना सीखा है ना, पेपर तो चलो पास कर लेते हैं, पढ़ाना एक बहुत डिफरेंट काम है, तो ये टूल मैंने खुद भी लगाया जो मैं आपको एक एडवाइस बताने लगा। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ा दिया, और तकरीबन हर चैप्टर में, तकरीबन अभी आज वाले में भी मैं ऐसे ही करूंगा,
हर नहीं तो चलो मेजॉरिटी चैप्टर्स मैंने कुछ टुकड़ों में बांटे हुए हैं कि मैं इस चैप्टर को इतने टुकड़ों में बांट रहा हूँ, इस टुकड़े में ये ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, फिर दूसरे टुकड़े में इस तरह के सवाल होते हैं। यानी कुछ चैप्टर जिसका मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी पढ़ाया है, कोशिश करता रहा कि पूरा स्ट्रक्चर लेके चलूँ, और मैं बार बार रिपीट करता रहा कि इन्वेंटरी क्या है, फिर हमने ये पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था, बार बार स्ट्रक्चर बताता रहा ना, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ाया था। तो मैं आपको पढ़ा भी और लेक्चर नोट्स भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहा हूँ कि आप ये चैप्टर खत्म करने के बाद जब रिवाइज करें तो आपको कुछ समझ आए कि इस चैप्टर में क्या क्या था। आपका काम ये है कि जिनको मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं, जो साथ साथ चल रहे हैं ठीक है शाबाश, जो साथ साथ नहीं चल पा रहे, जिनको मुश्किलें लग रही हैं, तो वो ये मायूस होने की बजाय कि नहीं नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं हो रही, तो फिर अगर मायूस होना है तो छोड़ दें, ये छोड़ दें, मर जाए जाके, नहीं तो फिर करना है। अच्छा करना है तो फिर क्या करें, उसमें पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि अभी जो पढ़ाऊंगा वो साथ साथ चले, बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम रोज का निकालना पड़ेगा। देखिए मुश्किलें होना तो फिर उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर पहले ही आपने अपनी ज़िंदगी को फुल स्ट्रेच किया हुआ है, फिर भी आप फिर से देखें, अपने 24 घंटे के मामूलात देखें। अगर आपको ये लगता है जी मैं तो पहले 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आप 12 घंटे ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे ठीक। ये रोज़ का रोज़ पढ़ना 12 घंटे का नहीं होता है। आपने जो रोज़ का रोज़ पढ़ने का टाइम बनाया है, फिर उसमें कुछ गड़बड़ मिलावट हो रही है, वो आप ठीक नहीं पढ़ रहे, वो आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे। आप अपने रोज़ के दिन में से कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालें और आगे चल रहे होंगे यहाँ, लेकिन आप साथ साथ चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ाया था वो रिवाइज करना शुरू कर दें, साथ साथ उसी को साथ साथ रिवाइज करें। जो जो सवाल करवाए उन सवालों को लिख के कर सकते हैं, दोबारा कर लें, नहीं कर सकते कम से कम ज़बानी देख लें, लेकिन आप अब चैप्टर 1 की रिवीजन साथ साथ चलाएं। ये पढ़े, ये नहीं करना कि घर जाके इन्वेंट्री पढ़ रहे हो और क्लास में मुंह चुक के बैठ जाते हो ओवरहेड्स पढ़ने। ये पढ़ना है घर जाके, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चैप्टर 1 चलाना है। और ऑनलाइन वालों के लिए जिस टॉपिक पे फंसे, तो बेटा ऑनलाइन का फायदा यही है कि आप वो लेक्चर दोबारा प्ले कर लें, और आपने अगर प्रॉपरली अपने रजिस्टर के ऊपर लेक्चर्स नोट किए हुए हैं और हर लेक्चर का नंबर भी नोट करते होंगे, लिखता ही आपके लिए हूँ और कैमरामैन के लिए लिखता हूँ। आप अब रजिस्टर रिवाइज कर रहे हैं और आपको पता है कि ये फलाने लेक्चर में ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, तो आप फलाना लेक्चर प्ले कर लें। और आपने जब रजिस्टर सारा नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने फलाना लेक्चर कहाँ से प्ले करना है। अगर मैंने उस दिन के लेक्चर में 4 पेजेस नोट करवाए थे और आपको चौथे पेज में मसला है, तो पहले शुरू से थोड़ी प्ले करना पड़ेगा। आप फॉरवर्ड करते जाएं, देख लें, वहां पहुंच जाएंगे आप। अगर अकलमंदी करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे, आप वो दोबारा सुन लिया कीजिएगा। और जो सामने बैठे हुए फिजिकल वाले बच्चे हैं, आप रोज का ना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इन्वेंट्री वैल्यूएशन की रिवीजन शुरू करें। जब आप उसकी रिवीजन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बेहतर हो जाएगा। और अच्छा रिवीजन कर ली, उसके बाद जो मैंने कहा था, मैं गुर की बात बता रहा हूँ। और खास तौर पे जो 1-2 बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी पूछा था, जी आपके स्टूडेंट सर्टिफिकेट आता तो मैंने सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने का कोई खास गुर नहीं है, बस आप मेरे साथ साथ कॉन्सेप्चुअली क्लियर चलते रहें, क्लास वर्क होमवर्क साथ साथ चलाएं। और अब ये गुर है जो बता रहा हूँ, जो मैंने खुद भी पढ़ाना सीखा है और मैं सब बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एटलीस्ट उससे जो मेरिट की ख्वाहिश रखता है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू जरूर करना है कि इसमें किस किस तरह के सवाल थे, उनमें क्या क्या कॉमन था, क्या क्या डिफरेंट था। जब आप उन पर गौर करेंगे ना, ये मैं चीज़ समझाया करता हूँ आपको भी, मुझे भी बताते बताते याद आ गया। आपने भी बचपन में ऐसे ही सीखा होगा, लेकिन अब आपको बचपन याद नहीं है। अगर कोई छोटे बहन भाई को या भतीजे भांजे को आपने देखा है, तो ये जो छोटे बच्चों को लिखना सिखा रहे होते हैं ना, जैसे अगर 3 लिखना सिखाना है, उसको डॉटेड जो सारे अल्फाबेट्स और काउंटिंग है डॉटेड सिखाई जाती है। अच्छा वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन कर रहा है। अगर वो डॉट्स को ज्वाइन करना ही सीख रहा है सिर्फ, तो अब अगली बार वो बगैर डॉट्स के 3 नहीं लिख सकता। किया उसने डॉट्स को ज्वाइन कर, यानी उसने उसका अगर करने वाला काम देखें तो ऑन फेस ऑफ इट वो क्या कर रहा है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, वो तो डॉट्स ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वो अब बगैर डॉटेड नक्शे के सादे पेज पे 3 कब लिख पाएगा? जब उसने इसको ओवरऑल भी रिव्यू किया होगा, जब उसने ये देखा होगा कि हाथ की डायरेक्शन क्या जा रही थी, किस तरह से शेप कहां कर्व हो रहा था, कहां नहीं हो रहा था, कहां स्ट्रेट डाउन था, कहां ऐसे चल रहा था। वो इस शेप पे गौर करेगा तो फिर बगैर डॉट्स के कर पाएगा। जब वो इसका ओवरऑल रिव्यू करेगा, जब वो सिर्फ डॉट्स को देख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे कि मैंने डॉट से डॉट मिलाना है, ओवरऑल देख ही नहीं रहा, फिर नहीं लिख सकता वो 3, उसको ओवरऑल देखना पड़ेगा। तो मैंने खुद भी टीचिंग ऐसी सीखी कि हर चैप्टर के सारे सवालों को मैं ओवरऑल रिव्यू करता था, एक पूरी पिक्चर नजर आती थी कि इस चैप्टर में क्या है। और जब सारे सवाल कंपेयर होते थे तो उस पर कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ जाता था कि इन्वेंट्री, अब जैसे जितने सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के किए हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, अच्छा हर सवाल में ये तो करना होता है। एनआरबी का जहां भी सवाल होगा उनमें ये काम तकरीबन सब में हो रहा होता है। जब इस तरह का गौर करेंगे तो आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जहन में नक्शा छपना शुरू हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बच्चों की मेजॉरिटी, शायद आप सबकी परेशानी ये होती है कि जो आप बोर्ड पे कराते हैं वो तो समझ आता है, जो घर जाके करते हैं तो वो समझ नहीं आता कैसे करना है, क्योंकि एक नक्शा दिमाग में आप नहीं बना पाए होते। आपको डॉट बना देंगे तो आप सवाल कर लेंगे, डॉट नहीं बनाएंगे तो आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपने उसको ओवरऑल ऑब्जर्व ही नहीं किया।
तो आपको सबको नसीहत ये कर रहा हूं कि जब जब मैं चैप्टर खत्म करता जाऊं, दो बातें मैंने की हैं। एक, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसके साथ साथ रिवीजन करें, और जब साथ साथ रिवीजन कर लें तो वैसे तो नसीहत सबको है लेकिन सब कर नहीं पाते ये काम, तो अच्छे बच्चों को और लाजमी जो सर्टिफिकेट की टारगेट करते हैं कि ओवरऑल रिव्यू जरूर करें। वैसे सबकी नसीहत है कि आप सारे सवालों को कंपेयर करें, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ढूंढें कि इस सवाल में ऐसा क्यों है तो उसमें क्यों नहीं किया था। देखने में तो मुझे एक जैसे लग रहे थे, क्या वजह थी कि जहां पर हमने सेल प्राइस मार्केट वाली ले ली, फलाने में मार्केट वाली नहीं ली? क्या वजह थी कि वहां पर हमने कॉस्ट टू सेल पिछले साल वाली कर ली और उस सवाल में उसको बढ़ा लिया था? कुछ तो फर्क नजर आ रहा होगा। इन चीजों पर जब आप गौर करेंगे ना, फिर आपके जहन में हर चैप्टर के सवाल का एक नक्शा बनना शुरू हो जाएगा, और फिर आप बगैर गाइडेंस के भी उस नक्शे के ऊपर सवाल प्लान कर सकते हैं। तो एक तो साथ साथ पिछला चैप्टर रिवाइज करते जाइए, दूसरा चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू जरूर करें, सारे सवालों का आपस में कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ कॉमन जरूर नक्शा बना पाएंगे आप। ये तो चैप्टर बाद की बात है। उसके अलावा साथ साथ रोज का रोज पढ़ के आया करें बेटे। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे ना कि बस क्लास में एक्टिव बैठना है, बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ लेंगे, पिछला साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे, तो क्लास पढ़ते जाएंगे, सब जहन से निकलता जाएगा। तो जब तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसका सारा जो पिछला पढ़ा होगा, जैसे अभी ओवरहेड शुरू किया है, जब 3-4 दिन आगे चला जाऊंगा तो आपने उन 3-4 दिन बाद की क्लास के अंदर पिछले तीनों का रिवाइज करके बैठना है। जब 5वीं क्लास करा रहा हूंगा तो पिछले चारों का रिवाइज, और जब रोज रिवाइज किया करेंगे तो फिर 4-4 घंटे नहीं लगेंगे। हर रोज रिवाइज करने से टाइम कम होता जाएगा, लेकिन आप उस टॉपिक में इन रहेंगे। तो आप रोज का रोज पढ़ के आया कीजिए। क्लास वर्क जो मैं क्लास में करता हूं वो तो मैंने किया होता है, वो घर जाकर दोबारा किया कीजिए, फिर होमवर्क उसके बाद किया कीजिए। और बहुत सारे सवाल करने के उतने फायदे नहीं होते जितने किए हुए सवालों को दोबारा करने का फायदा होता है। किए हुए सवालों को दोबारा करने का ज्यादा फायदा होता है। तो क्लास वर्क मैंने किया बोर्ड पे, घर जाके वो दोबारा करें और होमवर्क उसके बाद करें। ये तो बात हो रही है अच्छे बच्चों की। जिन्होंने सब नहीं करना तो बस ठीक है, चलते रहे चांस पे जिस तरह चल रहे हैं, वो पास हो गए तो हो गए, नहीं तो ना सही, अगली बार सही। तो मैंने तो आपको एडवाइस करनी है अच्छे एतबार से कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये बात मैं फिर बता दूं कि कॉस्ट को अगर आप FAR 1 से कंपेयर करेंगे तो वो फेयर नहीं है, क्योंकि अगर कंपेरेबल चीज होती तो कॉस्ट में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, नहीं है कॉस्ट में स्टैंडर्ड्स। बेकार बातें कर दी मैंने कुछ। तो आप लोग ना, जो लोग अभी खासतौर पर जो लोग अभी AFC के बाद नए आए हैं और अभी ही इन्होंने कैफ पढ़ना शुरू किया, उनके जज्बात थोड़े से ज्यादा मजरूह तो अभी नहीं हुए, लेकिन वो ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने कैफ का कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं किया होता है। तो इसलिए अभी ही जज्बात संभाल लेंगे तो फिर कंट्रोल रहेगा सब्जेक्ट पे। अभी से ही हिम्मत हार जाएंगे तो आगे तो बेटे और मुश्किल होनी है कॉस्ट जाके। आप अभी एफर्ट पूरी करते जाएं। एक और काम होगा जो आपको अभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको यकीन आएगा। जितना कुछ पढ़ा है, जब हम आगे चलते जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो पढ़ लिया आपने वो उठा के स्टोर में रख दिया है, वो आपके दिमाग में है। और जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो जो पहले पढ़ा था वो ऐसे ही है जैसे वो हल्की आंच पे रखा हुआ है, और वो आप पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ ओवरहेड रहे होंगे, पढ़ लेबर रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 मंथ्स जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता और पकनी शुरू हो गई होगी। जब आप, अब जैसे मैंने ओवरहेड्स कराना शुरू किया है, अभी शायद आपको ज्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन यही चैप्टर जब आप जुलाई में दोबारा पढ़ने बैठेंगे, अगस्त में दोबारा पढ़ने बैठेंगे, तो जो आज समझ आई थी उससे बेहतर हो गया होगा, क्योंकि बीच में और बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मजीद मिसिंग लिंक्स बने होंगे। अभी आपको इस चैप्टर में कुछ लिंक्स मिसिंग रह जाएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है फार्मूला सर ने बता दिया है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं। अगले चैप्टर्स में उन क्यों के बारे में कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, फिर क्लिक करेगा, अच्छा ओवरहेड में इसलिए ऐसा करते थे। तो ये जो पुराने चैप्टर है ये भी साथ साथ पक रहे होते हैं, ये भी बेहतर होने शुरू होते जाते हैं। तो बस आप घबराए परेशान हुए बगैर बस साथ साथ चलते रहें, क्लास वर्क होमवर्क अच्छी तरह करते रहें, और जो मैंने 2 नसीहतें की हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चैप्टर की रिवीजन करें और उसका ओवरऑल रिव्यू जरूर करें, तो कॉस्ट अच्छी हो जाएगी पास। होते हैं बहुत सारे बच्चे पास। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर तसल्ली नहीं हो रही, आपको बुक बता दें पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ICAP की बुक पढ़ लें, अच्छी लिखी हुई है, लेकिन मैं सबको रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि जो चीज़ मैंने जिस तरीके से चलाई है, जो बुक लिखी होती है ना जिसने, उसने भी वो बात लिख के समझाई होती है जो टीचर बोल के समझा रहा होता है। हो सकता है उसने एक डिफरेंट एंगल से स्टोरी सुनाई हो और आप वहाँ पर आके कन्फ्यूज हो जाए। सिर्फ इस वजह से मैं बुक पढ़ना सबको रिकमेंड नहीं कर रहा होता। फिर भी अगर कोई शौक रखता हो बुक पढ़ने का कि नहीं पढ़नी है बुक, तो ICAP की बुक पढ़िए, और वो भी अभी ना पढ़िए, जब मैं जो चैप्टर कंप्लीट कर लूँ उसके बाद पढ़िए। जो कि मैं जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ, मैं जिस रास्ते से लेके चल रहा हूँ, उधर जो रास्ते में गलियाँ और बिल्डिंग्स गुजर रही हैं, ICAP वाला किसी और, मैं आपको GT रोड से लेके जा रहा हूँ, ICAP वाला मोटर में से लेके जा रहा हूँ। तो मैं जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था कि फलाने मोड़ से इधर होना है, फलाने मोड़ से इधर होना है, आप घर जाके बुक पढ़ रहे हैं, आपको मोटरवे से लेके जा रहा है, वो और मोड़ बता रहा है, तो आपके जहन में नक्शा ही नहीं बन पाएगा। तो एक बार आप क्लास के साथ चल लें, जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं उसके बाद जो शौकीन लोग हैं वो जरूर पढ़िएगा बुक, और अच्छा होता है बुक्स पढ़नी चाहिए।
बुक्स पढ़ने से ना ज़्यादा नॉलेज मिलता है और डिफरेंट एंगल से मिलता है, तो फिर नक्शा पक्का हो जाता है। तो इसलिए जो लोग बुक पढ़ना चाहें आईकैप की बुक पढ़िएगा, लेकिन मेरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, साथ साथ नहीं। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने पढ़ा दिया है, जिसने चैप्टर 1 आईकैप की बुक से पढ़ना हो वो पढ़ ले। ये तो थी मेरी कहने वाली बहुत सारी बातें। अब आपने जो पूछना है पूछे, तो मैं ओवरहेड्स पे आता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप अगले चैप्टर पे चलें, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर खत्म करने के बाद आप कोशिश करें उसको साथ एक्स्ट्रा टाइम रिवाइज करने की, वो अपनी एफर्ट चलाएं, लेकिन अगले चैप्टर पे आप शुरू से चलें। कुछ ही चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अदरवाइज काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसे अभी जो ओवरहेड्स पढ़ाने लगा हूँ, इसका इन्वेंट्री से ताल्लुक नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है। हाँ जी, और कोई परेशानी, उलझन, कोई दुख दर्द शेयर करना चाहते हो? है रिजल्ट कब आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कब आ रहा है। ऑफिशियली क्या है? 4। हाँ तो बस 4 ही है, अगर उससे पहले आना हुआ तो अनाउंस हो जाएगा, वरना जो ऑफिशियल है वही है। क्या हुआ? अभी तो शुरू किया यार, अभी तो एक्स्ट्रा क्लासें भी रखनी है इसके बाद मैंने। जी जी, कॉस्ट की भी भाई, ये 2 ही वाला सेशन है, कॉस्ट की भी। जुल्म है, ठीक है, छोड़ दे सी, मर जाए जाके। हाँ जी, किधर है, कौन है? हाँ जी, क्या है बोलो ना। अच्छा, नहीं इन्वेंट्री प्राइसेस तो नहीं लिखा हुआ, इशू प्राइसेस, ठीक है। और एफको में फाइफो में जो बात की है ना डिसएडवांटेज में, वो बात की है इशू की। एफको वाले डिसएडवांटेज में इशू का वर्ड नहीं लिखा हुआ, वो बात हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक किस पे आ रहा होता है? रीसेंट पे, जो कि सबसे हाईएस्ट है, और जो इशू हुए होंगे वो सस्ते वाले होंगे। तो फाइफो के डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि जो मटेरियल इशूड है वो सस्ती अमाउंट आ रही है, हालांकि मार्केट में मटेरियल बहुत महंगा चल रहा है, ये उसमें लिखा हुआ है। एफको में ये लिखा हुआ है कि जब हम एवरेज कर लेते हैं तो पड़ी हुई इन्वेंट्री का रेट नए रेट के मुताबिक है या उससे कम आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। ये एफको के डिसएडवांटेज में लिखा है, यानी एफको के डिसएडवांटेज में इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, और फाइफो के डिसएडवांटेज में इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। ओवरहेड्स जी, कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमने सीखना है, जरूरत क्या बताई थी कि हमें साल के शुरू में प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए होती है पर यूनिट। उसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हम समहाउ एस्टीमेट कर सकते हैं, काफी हद तक एक्यूरेटली कर सकते हैं, लेकिन एफओएच फिक्स्ड की वजह से, वेरिएबल भी एस्टीमेट हो सकते हैं पर यूनिट, फिक्स्ड की वजह से पर यूनिट फिगर हम साल के एंड पे ही जान पाते थे, लेकिन हमें साल के शुरू में जरूरत है प्रोडक्ट कॉस्ट जानने की। कई रीजन हैं, जिनमें से एक मैंने आपको कहा था सेल प्राइस तय करनी है, तो हमें कुछ हल चाहिए कि साल के शुरू में ही हम प्रोडक्ट कॉस्ट जान पाएं। तो वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर एफओएच वाली लाइन है वो हम इस चैप्टर में सीखने लगे। अच्छा, इस चैप्टर को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, करनी तो हमने इसमें कैलकुलेशंस हैं, मैं इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट अलग कर सकूं, और ये मैंने बांटा हुआ करेगा। मैं हर चैप्टर में, या अगर हर में नहीं भी, मेजॉरिटी में शुरू में बताया करूंगा कि मैं इसको कुछ टुकड़ों में बांट रहा हूं, तो ये मैंने बांटा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस चैप्टर के 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्सा में आपको कैलकुलेशंस कराऊंगा जो की जाती हैं साल के शुरू में। इस चैप्टर में एक हिस्सा मैं आपको सिखा रहा हूँ जहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, और वो कैलकुलेशंस हम साल के शुरू में कर रहे होंगे, और फिर एक हिस्सा मैं आपको कराऊंगा कि जिसमें साल गुजर गया और अब हम लोग साल के एंड पे आ गए हुए हैं, तो फिर कुछ हिसाब किताब साल के एंड पे किया जा रहा हुआ करेगा। तो इस चैप्टर में ये 2 अलग अलग चीजें मैं आपको कराऊंगा, पहले साल के शुरू की कैलकुलेशन, फिर साल के एंड की कैलकुलेशन। तो पहले हम साल के शुरू के हिसाब किताब पढ़ते हैं।
अच्छा, ये ऑनलाइन में बच्चे बार बार एक चीज़ कह रहे होते हैं, मैं ग्रुप में भी बताता हूँ, लेकिन चलो कभी ना कभी इस लेक्चर तक पहुँच के मेरी बात सुन ही लेंगे। देखें आप लोग ना, यहाँ जो फिजिकल बैठे हुए बच्चे हैं इनके साथ मुकाबला नहीं है आपका, यानी आपकी ये फिक्र नहीं है कि ये फिजिकल वाले लोग किस क्लास तक पहुँच चुके हैं और आपके कितने लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप अपनी जगह पर सर्विस ले रहे हैं, अपनी जगह ले रहे हैं। दूसरा, आपका ये भी मुकाबला नहीं है कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनको सारा बोर्ड एक ही वक्त में नजर आ रहा है, आप लोगों को एक वक्त में सारा बोर्ड नजर नहीं आ रहा, तो कैमरा मूव करेगा, तो ये मुकाबला नहीं है। यानी आपके लिए कोई ये डिसएडवांटेज नहीं है कि उनको पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, आप बेनिफिट में हैं, वो एक ही बार देख सकते हैं, आप 50 दफा देख सकते हैं, तो मुकाबला ना करें। अब आपको पूरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो क्या करें, तो बेटा पॉज कर करके लिखा करें। वैसे तो कैमरामैन फिर ख्याल कर लिया कर यार, फौरन ना चलाया करो, जो लिखा होता है उस पर रहने दिया करो ताकि वो लोग नोट कर लें, और आप लोग बेटा पॉज करके लिख लिया करें। अब आपको टेंशन होती है जी पॉज करके लिखेंगे तो लेक्चर 2 घंटे में खत्म होगा, तो होगा तो फिर क्या, करना है तो करना है, तो आप लोग पॉज करके लिख लिया करें। और कैमरामैन जरा स्लो मूव किया करो यार, पॉज करेगी भी तो ब्लर कर जाता है। और जब तक मैं बोलूँ ना तो मेरे पे फोकस करना जरूरी नहीं है, मैं, मेरे लिए पैसे नहीं दिए मेरे मुझे देखने के लिए, बोर्ड के लिए। साल के शुरू में खड़े हम, साल के शुरू में एक रेट कैलकुलेट किया जाएगा, रेट लिखता हूं अभी। एक बिजनेस है और वो बिजनेस क्या करता है कि वो गाड़ियां, हाईएस, कोस्टर ये किराए पे देता है और जो टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, यहाँ से कोस्टर बुक कराई और नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले गए। अब वो जो कस्टमर को प्राइस बताता होगा कि कितने दिन के लिए चाहिए, कितनी दूर लेके जानी है, कितने किलोमीटर चलनी है, वो प्राइस बताते हुए अपने पास कोई ना कोई कैलकुलेशंस करके रखी होंगी कि मुझे खर्चा कितना पड़ता है। यानी अगर उस बिजनेस ने कस्टमर को ये कहना है कि हम आपसे 25 रुपए पर किलोमीटर किराया चार्ज करेंगे, तो उसको खुद तो पता हो कि उसको 1 किलोमीटर में खर्चे कितने पड़ते हैं। उसके लिए उसने कोई तो रेट बनाया होगा ना, रेट किसी भी पर यूनिट चीज को कहते हैं, कोई तो उसने रेट बनाया होगा। इसी तरह से एक फोटोकॉपी शॉप है और उसने फोटोकॉपी का एक प्राइस रखी हुई है कि मैं 2 रुपए की एक कॉपी करूंगा, तो उसको खुद तो पता हो कि उसको सारे खर्चे पर कॉपी कितने कॉस्ट कर रहे हैं। कोई तो उसने रेट बनाया होगा, उसने कोई तो हिसाब किताब किया होगा कि मेरे यहाँ की बिजली का खर्चा, इस दुकान का किराया, जो दुकान पे मैंने सेल्समैन रखा हुआ है उसकी तनख्वाह, इन सब को कोई ना कोई तो उसने पर कॉपी लिंक किया होगा। कोई तो हिसाब किताब किया होगा कि उसको एक कॉपी 1.25 रुपए की पड़ती है, तो वो कस्टमर को कह रहे 2 रुपए की मैं कॉपी बेचूंगा, तो कोई तो उसने खर्चों का रेट निकाला होगा ना। इसी तरह से और मिसाल, एक लॉयर है और वो जो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को फीस चार्ज करता है वो आर्स की बेस पे करेगा। वो कहेगा कि ये जो काम आप मेरे पास लाए हैं केस, इसमें मेरे इतने आर्स लगेंगे और मेरी पर आवर फीस जो है वो लेट से 20,000 रुपए है। तो अब उसने ये जो प्राइस बताई कस्टमर को और कोशिश की कि मैं अपने सारे खर्चे पूरे कर लूँ, तो उसने अपने कोई रेट तो बनाया होगा ना कि मुझे ये सारा काम खुद कितना कॉस्ट करता है। ये मिसालें समझ आ रही है? तो उसने कुछ तो रेट बनाया होगा, उसने अपने ऑफिस का रेंट सोचा होगा, उसने अपने ऑफिस के बिजली का बिल देखा होगा, अपने जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें देखी होंगी और ये हिसाब लगाया होगा कि मुझे अपनी मेहनत पर आवर 4,000 कॉस्ट करती है, तो वो कहता है अपने कस्टमर को मैं 25,000 रुपए 1 घंटे के लूंगा। तो उसने कोई ना कोई कैलकुलेशंस करने के लिए कोई ना कोई रेट बनाए होंगे। और मिसाल से समझाता हूं। कॉलेज ने एक बैच के शुरू में ये अंदाजा लगाना है, वैसे तो फीस मार्केट के हिसाब से निकलती है, अभी जो हालात है मार्केट के, फीस तो मार्केट के हिसाब से डिटरमिन होती है, लेकिन अगर ये मार्केट का मसला ना हो कि फलाना कॉलेज है, फलाना कॉलेज है, उन्होंने इतनी फीस रखी है तो हम तो इतनी फीस नहीं रख सकते, अगर जिसको प्योरली एक बिजनेस डिसीजन देखें, तो कॉलेज ये अंदाजा लगाए कि हमें एक स्टूडेंट को पढ़ाना कितना कॉस्ट करेगा, तभी प्राइस तय कर पाएंगे ना। तो वो एक स्टूडेंट को जो पढ़ाना कॉस्ट करेगा उसके लिए अब वो किस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैं आपको उनकी कुछ मिसालें बताता हूं। जैसे बिजनेस ने सोचा कि ये जो कोर्स है ये 100 आवर्स का है, मिसाल के तौर पे कॉलेज सोच रहा है कि 100 आवर्स का एक कोर्स है। अब इस कोर्स के अंदर बच्चों ने क्लासरूम में भी बैठना है, एसी भी चलने हैं और जो लाइट्स हैं ये भी होनी है, फिर इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है, पीएन्स हैं, ऑफिस बॉयज हैं, इनकी भी सैलरीज हैं। तो वो कोई ना कोई लिंक ऐसा बनाएंगे ताकि वो ये देख सकें कि ये 100 आवर्स का कोर्स पढ़ाना हमें कितना कॉस्ट करेगा, उसके हिसाब से फिर वो फीस निकाल पाएंगे। जैसे अगर 100 आवर्स का कोर्स है और कॉलेज ने कहा कि हमने 100 बच्चे तो इस क्लास में एडमिशन करने हैं, तो उनको 100 आवर्स के बदले 100 स्टूडेंट्स की फीस आनी है,
तो अब उन्होंने अगर फीस तय करनी है तो उनको ये पता होना चाहिए कि इन 100 घंटों में उनको खर्चे क्या क्या पड़ने हैं। और इसी तरह से अगर कोई 150 घंटे का कोर्स होगा, कोई 250 घंटे का होगा, तो वो अकॉर्डिंगली प्राइस निकाल पाए ना। जाग रहे हैं ना? इसका मतलब है कि उनको अपने एसी के, मैं एसी से मिसाल देता हूं, उनको अपने कुछ खर्चों को आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी उनको कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस रूम के अंदर 100 स्टूडेंट्स वाली क्लास में एसी 1 घंटा चलेगा तो 15 रुपए का खर्चा आया करेगा। 1 घंटा एसी चलेगा तो 15 रुपए का खर्चा आएगा। इसी तरह से और खर्चे जो स्टाफ की सैलरीज हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब बनाया होगा कि 1 घंटा क्लास हुआ करेगी तो हमें जो सपोर्ट स्टाफ है उनकी सैलरी कोई 25 रुपए की तो पड़ा करेगी। ये रेट बनाए हुए हैं उन्होंने, रेट, किसी ना किसी खर्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक करके एक रेट बनाया हुआ है। ये एसी वाली मिसाल दोबारा बता रहा हूं। एसी का जो 15 रुपए निकला है, ये 15 रुपए की मैंने क्या इंटरप्रिटेशन दी है कि अगर 1 घंटे की क्लास में एसी चलेगा तो 15 रुपए इसके बिजली का बिल है। ये 15 रुपए का एक रेट बनाया है उन्होंने, जैसे भी बनाया है कॉलेज वालों ने एक रेट बनाया ताकि एसी के बिजली के बिल को इससे लिंक करके पूरा खर्चा सोचा जा सके। तो अगर कोई 100 आवर्स का कोर्स होगा, उसकी फीस तय करने के लिए कॉलेज इससे क्या फायदा उठा सकता है? 100 आवर्स से मल्टीप्लाई कर ले, 100 आवर्स से मल्टीप्लाई कर ले, ताकि उस पूरे कोर्स का खर्चा पता चले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो तो एक फीस निकल पाए। और अगर कोई 200 आवर्स का कोर्स है तो फिर इस 15 को 200 से मल्टीप्लाई करें ताकि फिर उसकी फीस तय हो सके। तो इस सारी मेहनत में ये 15 रुपए का एक रेट निकालना पड़ना था ना। ये रेट निकालना अब सीखने लगे हम। ये बात आई समझ? तो बिजनेस के जितने ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है, मैं साथ फैक्ट्री का वर्ड भी चलो लगा देता हूं। फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये सारे के सारे खर्चे जिनकी लंबी चौड़ी मिसालें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री की पावर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, ये सैलरीज, लोगों की सैलरीज, ये सब एफओएच है, फैक्ट्री ओवरहेड। उनमें वेरिएबल फिक्स दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अभी इस चैप्टर को पढ़ते हुए फिलहाल मैं फिक्स्ड और वेरिएबल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें इसको तोड़ने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। जिन चैप्टर में जरूरत पड़ेगी मैं फिर उनमें जाके फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच का जिक्र किया करूंगा। अभी इस चैप्टर में मुझे वेरिएबल और फिक्स्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए ना ही आप ये पूछें कि सर ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, ना ही मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। हम बस एफओएच को देख रहे हैं। तो बिजनेस ने अगर कल को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, प्राइसिंग डिसीजन करनी है, जैसे मैं कॉलेज की मिसाल दे रहा हूं, तो उसको अपने सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के नाम नहीं बोल रहा, एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सारे के सारे खर्चों को उनको कोई ना कोई रेट की शक्ल देनी पड़ेगी ताकि उसको यूज कर सके। 100 आवर्स का कोर्स की प्राइसिंग करनी हो तो इस रेट को यूज कर सके, 150 घंटे के कोर्स की प्राइसिंग करनी हो तो इसको यूज कर सके। यानी बिजनेस अपने सारे एफओएच के लिए कोई ना कोई रेट निकालेगा और क्या इस्तेमाल होगा उसका, उस रेट को फिर यूज करेगा कोई टोटल कैलकुलेशन के लिए। इस रेट को कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको एब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह कल एक सवाल कराऊंगा तो उससे रिलेट करूंगा। 5 पेपर का एक सवाल कराऊंगा कल की क्लास में, इंशाल्लाह उम्मीद है वो 5 पेपर का सवाल आ जाएगा। फिर समझाऊंगा कि इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं। मैंने इस चैप्टर को दोस्तों में बांटा और अब से ऑनवर्ड जो पढ़ा रहा हूं ये पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं ये हेडिंग नहीं डाल देता। ठीक है, हम सब कैलकुलेशन किस टाइम सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट करें। तो उनमें एक ही कैलकुलेशन है मेनली जो सिखानी है, वो है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको बहुत ही प्यार से सारे के सारे लोग कहते हैं OAR। तो हम लोग OAR पढ़ने लगे हैं और इसका एक और नाम लिख लें, वैसे इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर यही OAR है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ज्यादा मशहूर OAR। ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहा जाता है इसको। लेकिन OAR ही मशहूर है तो ORR कुछ नहीं है।
OAR होता है इज ये जो भी समझाया इसको थोड़ी सी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करता हूं। OAR इज अ प्री डिटरमिन्ड रेट कैलकुलेटेड एट ईयर स्टार्ट यूजिंग बजटेड इंफॉर्मेशन। ये एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता है। प्री डिटरमिन्ड यानी शुरू में डिटरमिन किया होता है, प्री साल के शुरू में कैलकुलेट करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे होंगे, जो वैल्यूज यूज कर रहे होंगे, वो एक्चुअल वैल्यूज यूज कर रहे होंगे। एक्चुअल क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो साल गुजरा ही नहीं ना, अभी तो हम एस्टिमेशंस कर रहे हैं, तो बजटेड, बजटेड मतलब एस्टिमेशंस, तो इसको एस्टिमेटेड फिगर यूज करके साल के शुरू में कैलकुलेट किया जाता है। ज़्यादातर इसका मकसद ये होता है कि इससे हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जान सकें कि हमें एक यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है। वही जो कल बात बताई थी, जो मैंने कल इसकी सारी कहानी सुनाई थी ना, कि हमें साल के शुरू में जानना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने एफओएच लगते हैं ताकि हम उसको पर यूनिट कॉस्ट में लिख सकें। वो OAR है। जो फिगर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनानी है वो OAR है, कि हम लोग OAR यूज़ करते हैं मेनली प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। ये आगे हम ना मुख्तलिफ चैप्टर्स में काम कर रहे होंगे तो मैंने उनके नाम लिख दिए कि OAR का नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे वहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इसका इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट अकाउंट्स हमने एक चैप्टर में पढ़ने हैं, अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट वगैरह वहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, डिसीजन मेकिंग में कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसका फिर इन मुख्तलिफ कामों में फिर इस्तेमाल होता है।
जी अभी नहीं किया, आगे चैप्टर्स में देखेंगे तो आएगा। ये जब हम इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाएंगे ना, या कुछ डबल एंट्रीज वाले चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, तो वहां पर आएगा। उतना नहीं होगा फिर से FIFO वेटेड एवरेज नहीं होगा, लेकिन हमें फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यूज निकालनी हुआ करेंगे, वहां पर आएगा इसका इस्तेमाल। OIR की कैलकुलेशन सीखते हैं जी। OIR की कैलकुलेशन सीखते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक रेट है, तो ये जो इसमें अभी बता रहा था 15 रुपए पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स की मिसालें, बस यही रुक गए, बस यही चाहिए था मुझे। रेंट एक मिसाल है। रेंट तो एक टोटल चीज है फॉर द ईयर, टोटल फॉर द मंथ, टोटल फॉर द ईयर। हमें अगर उसको रेट बनाना है, यानी कोई पर करना है, तो किसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें बताऊंगा और आपने फिर जो मैं पूछता जाऊंगा उनमें करने हम ये लगे हैं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने लगे हैं कि मैं खर्चे बताऊंगा और आपने फिर उसको सोच के बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी, कि किस एक्टिविटी से इसका ज़्यादा बेहतर रिलेशन बनता है। एसी की बिजली का बिल है, एसी की बिजली का बिल, इसका ज़्यादा बेहतर रिलेशन किसके साथ है? सवाल सुन लें, ऑप्शन सुन लें। कितने घंटे चलेगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे, या सब्जेक्ट का कोर्स कितना बड़ा है, कितने घंटे चलेंगे। वरना अगर क्लास की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एसी की बिजली का ज्यादा बेहतर ताल्लुक किससे है? आर से, कि कितने घंटे चल रहा है। ठीक है, शाबाश। कॉलेज का फोटोकॉपीज के ऊपर खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा होगा। जैसे आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं तो टेस्ट की फोटोकॉपीज होती हैं, आंसर शीट्स हैं, आप लोगों को शीट प्रोवाइड की जाएगी तो कागज है, ये भी कॉलेज का खर्चा है। इस खर्चे का ज्यादा बेहतर रिलेशन किस चीज से होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ आवर्स से, नंबर ऑफ चैप्टर से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, शाबाश। और मिसाल लेते हैं अब, ये तो चलो कॉलेज की मिसाल हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की मिसाल लेते हैं। एक डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में और वहां पर मशीन ही मशीन है। एक डिपार्टमेंट है, वहां मशीन ही मशीन है। चमड़ा एंटर होता है उस डिपार्टमेंट में, रॉ चमड़ा, खाल, और उसके ऊपर जो बहुत सारे जो गंद लगे होते हैं, केमिकल लगा होता है, उसकी खास प्रोसेसिंग होके नरम होके वो उन मशीनों से बाहर निकलता है। इस डिपार्टमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं, वहाँ वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, मशीनों की बिजली के बिल आ रहे हैं, मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है। इन सारे खर्चों का ज्यादा बेहतर रिलेशन किस चीज से होगा? मशीनें कितने घंटे चली, वो जगह कितनी बड़ी है, कितने स्क्वायर फुट पे फैला हुआ कमरा है, वहां कितने लोग काम करते हैं, मशीनें कितने घंटे चली। ये बात समझ आ रही है ना, कि खर्चों को हमने किसी ना किसी के साथ लिंक करना है कि बेहतर लिंक किस चीज का बन रहा है। ठीक है, चलो शाबाश। और मिसाल देता हूं। इंश्योरेंस क्या चीज होती है, इस पे मैंने पहले बात की थी। इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ फीस लेते हैं और उससे फिर वो टेंशन से दूर कर देते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, उनकी इंश्योरेंस करवाई। इंश्योरेंस के खर्चे का ज्यादा ताल्लुक गाड़ियों की वैल्यू से है या है? चलो एक गाड़ी की बात कर लेते हैं। गाड़ी की वैल्यू से है, वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी उससे है, गाड़ी की वैल्यू से, गाड़ी की वैल्यू से। ठीक है, शाबाश, समझ आ गई मुझे। जो चाह रहा था मैं आप तक पहुंच गई बात, कि हमने खर्चों को किसी ना किसी चीज से लिंक करना होगा। अच्छा, जरूरी है कि फैक्ट्री के सारे खर्चे या चलो कॉलेज के सारे खर्चे यकीनन किसी एक ही चीज से लिंक होते होंगे? नहीं। जैसे मैंने एसी की मिसाल दी तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से नहीं, वो आर से ज्यादा बेहतर लिंक हो रहा था, और जो स्टेशनरी का खर्चा था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर लिंक हो रहा था। OAR यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक रेट है। रेट का मतलब है कोई पर होगा, यानी रुपीज पर किलोमीटर, रुपीज पर आर, रुपीज पर स्टूडेंट, रुपीज पर लेबर आर, कोई चीज होगी जो रेट की शक्ल में होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो मैं लिख देता हूं।
OAR ना कैलकुलेट किया जाएगा किसी ना किसी अप्रोप्रिएट बेस के हिसाब से। बेस नीचे ठीक है, नीचे जिससे लिंक किया जा रहा है, जैसे मैंने AC की बात की तो उसको लिंक किया गया है आर्स, उसकी बेस हमने आर्स रखी है। इसी तरह नंबर ऑफ, हमने फोटोकॉपी का खर्चा अगर रेट निकालना है तो उसकी बेस हमने नंबर ऑफ यूनिट्स, ये मुराद है मेरी बेस से। तो किसी ना किसी लिहाज से, किसी ना किसी बेस से लिंक किया जा रहा होता है, फिर कैलकुलेशन होती है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, हम इस फार्मूले में जो भी फिगर यूज करेंगे वो बजटेड यानी एस्टिमेटेड होगी। तो टोटल AC का खर्चा, टोटल बजटेड FOH फॉर एनी पीरियड, जैसे हम 2022 के शुरू में खड़े हैं और 22 के हवाले से हम OAR निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अंदाजा लगाएंगे बजटेड, हम अंदाजा लगाएंगे कि 2022 में टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल AC का बिल कितना आएगा, डिवाइडेड बाय रेट बनाना है, टोटल कितने आवर्स इस्तेमाल होगा, तो टोटल बजटेड बेस। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री अरे यार, अभी तो नसीहत की थी कि इस चैप्टर में मत इसको पढ़ें फिक्स्ड और वेरिएबल के चक्कर में। सब के लिए ऐसे ही होता है, वेरिएबल के लिए भी, फिक्स के लिए भी। यानी ये वेरिएबल है, उनके साथ भी यही सलूक हो रहा होगा, फिक्स के साथ भी यही हो रहा होगा, क्योंकि अभी उसको हम फर्क नहीं कर रहे, क्योंकि सेम सलूक हो रहा है इस चैप्टर में। वेरिएबल खर्चा हो चाहे FOH चाहे फिक्स खर्चा हो, यही सलूक हो रहा है। इसलिए मैं आपको भी वेरिएबल फिक्स में नहीं तोड़ रहा FOH को, बस FOH की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बेस हैं ये नॉर्मली 6 डिफरेंट तरह की होती हैं। उन सब की मैं शक्लें बताता हूं, उनके नाम लिखता हूं भी, अभी ज़बानी सुन लें। अगर मशीन आवर्स बेस है तो फार्मूला क्या होगा, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। इसी तरह अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेस है, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कमाल है यार। तो अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये 6 डिफरेंट बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है। एग्जाम में ज़्यादा मशहूर 3 ही है और उनमें से भी 2 ज़्यादा मशहूर है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी चैप्टर में इस्तेमाल हो ही जाते हैं। इसी के आगे चल रहा हूँ, इसी के नीचे चल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मशहूर बेस हुआ करती है डायरेक्ट लेबर आवर्स। फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर्स। इसका मतलब है कि पूरे साल में टोटल जो हमारे डायरेक्ट लेबर लोग हैं वो टोटल कितने घंटे काम करेंगे, टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, अब जिसका आंसर निकलेगा वो किस शक्ल में होगा, इसका जो आंसर आएगा वो किस तरह से होगा। आंसर आ गया 25 रुपए, क्या 25 रुपीज पर लेबर आवर, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आया करेगा इस सूरत में वो हुआ करेगा रुपीज पर लेबर आवर या पर आवर, चले। इसी तरह से एक और मशहूर बेस है मशीन आवर्स। अगर इसको एज अ बेस रखा जाए तो OAR का फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल बजटेड FOH टोटल बजटेड मशीन आवर्स। और इसका भी जो आंसर होगा वो किस शक्ल में होगा, रुपीज पर आवर, सही। एक और बेस है यूनिट्स की बेस पे, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स बजटेड प्रोड्यूस। यानी 2022 में हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का इरादा रखते हैं, डिनोमिनेटर, और टोटल खर्चा कितना होगा। तो इसका आंसर किस शक्ल में आएगा, रुपीज पर यूनिट। बहुत काबिल लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको पढ़ा के, हैं? एक मशहूर बेस है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
यानी हमने 2022 में अंदाजा क्या किया कि टोटल एफएच कितने रुपए होंगे डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितने रुपए होगी। इसका आंसर किस शक्ल में आएगा? पर लेबर क्या? अच्छा, यहां पर ना आपको एक बात सिखाता हूं, आपको उम्मीद है पता होगी लेकिन शायद इतना गौर ना किया हो। जो बात अभी बताने लगा हूं ना, ये ध्यान से सुनना, ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में बार बार मैं आपको बताया करूंगा, और जिन सवालों में जाके फंसेंगे ना कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ये बात अगर याद रखी होगी तो वहां पर काम आ जाती है। एक बेसिक सी बात बता रहा हूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लोग सीख लेना। 5 kg प्लस 3 kg, अरे शाबाश, जबरदस्त। 4 kg प्लस 3 किलोमीटर है। अच्छा जी, एरिया, किसी भी जगह का एरिया है स्क्वायर मीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी है, स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, वो स्क्वायर किलोमीटर क्यों होता है? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अगर किसी इस रूम की अगर लेट से लेंथ जो है वो 15 मीटर है और विड्थ 10 मीटर है, तो आंसर आ गया 150 मीटर। ये स्क्वायर क्यों हो गया? स्क्वायर इसलिए हो गया कि हम जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, जो काम इन नंबर्स के साथ हो रहा होता है वही काम उनके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। ये केजी प्लस हो सकते थे तो 8 बना है, ये केजी प्लस नहीं हो सकते थे इसलिए 7 भी नहीं बन सका। ये 15 और 10 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मीटर स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह से अगर 2500 रुपए खर्च हुए 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, गाड़ी 20 किलोमीटर चली और 2500 रुपए खर्च हुए, बहुत महंगा हो गया वैसे लेकिन चले। अगर मैं 2500 को 20 से डिवाइड कर लूं, क्या आंसर आया? अब ये 125 क्या है? रुपीज पर किलोमीटर। क्योंकि ऊपर रुपीज था नीचे किलोमीटर था, इसलिए आंसर भी रुपीज पर किलोमीटर की शक्ल में आ रहा। इसी की एक और शक्ल दिखाता हूं, 125 इंटू 20, आंसर क्या आएगा? रुपीज किलोमीटर किधर गया? कैंसल हो गया। तो जो भी हम नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं वो इन मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। ये रुपीज पर आर क्यों बना? क्योंकि हमने किया रुपीज एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, इसलिए रुपीज पर आर बना। ये रुपीज पर यूनिट में आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने किया टोटल बजटेड एफओएच इतने रुपए डिवाइडेड बाय इतने यूनिट्स, तो आंसर क्या आ गया? रुपीज पर यूनिट। जाग रहे हैं? इसका आंसर किस में आएगा? फार्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफओएच यानी 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर किधर है भाई? टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15 लाख रुपए, तो रुपीज तो गए हैं। ऑर्स किधर है इसमें? इसमें ऑर्स कहाँ है? रुपीज तो कैंसिल हो गया, तो बस फिर एक फ्रैक्शन बच गई, और उसको फ्रैक्शन बताने की बजाय परसेंटेज की शक्ल में बताया जाता है। यानी इसका आंसर क्या कहलाएगा? इसका सॉल्व करें, क्या बनेगा? है 33। अच्छा चलें अब यानी 30%। तो अगर इस तरीके से निकाला हुआ ओआर होगा तो जो आंसर होगा वो एक परसेंटेज की शक्ल में होगा। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको एक सवाल की फिगर सामने ले आऊं ना, फिर इंटरप्रेट करके बताऊंगा। मैं आपको 6 बेसिस लिख दूं, एक सवाल करा दूं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं कि ओआर रुपीज पर आर होगा, रुपीज पर यूनिट होगा, परसेंटेज होगा, तो उसका मतलब क्या है, वो फिगर्स होंगी ना, फिर मतलब बेहतर बता सकूंगा।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये भी एक बेस हुआ करती है। अगर ये वाली बेस हुई तो फार्मूला टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा। और लास्ट बेस है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कहते हैं सब डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के, प्राइम कॉस्ट कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट, और आंसर की शक्ल क्या होगी जी, परसेंटेज। प्राइम कॉस्ट कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनका जो आंसर आएगा उसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। चलें जी सवाल लिखें। चले जी सवाल लिखिए। following budgeted costs relate to ईयर 2022 की बजटेड कॉस्ट्स बता रहा हूं, कॉस्ट बताता जाऊंगा और उनकी अमाउंट बताता जाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 लाख रुपए, 600,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 मिलियन, 1 मिलियन रुपए, 10 लाख। अच्छा, इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ 400 रुपए पर आवर, ₹400 पर लेबर आवर। ये क्या मकसद हुआ बताने का, कि जो हम डायरेक्ट लोगों को वेजेस दे रहे होंगे उसको क्या रेट दे रहे हैं, 400 रुपए पर आवर।
तो फिर जाके साल का 10 लाख बना है। ब्रैकेट में मैंने कहा कि वेज रेट 400 रुपए पर आवर लिख लें कि वर्कर को जो पैसे देने होंगे हमने साल में वो 400 पर आवर है। चले आगे अगला खर्चा लिखें, रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60,000, 60,000 रिपेयर मेंटेनेंस बताई है 60,000, 60,000 रुपए, 6 और 0000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 30,000, 30,000। पावर, पावर, पावर कहते हैं ये मशीनों की हैवी बिजली को, पावर 140,000, 140,000, 1,40,000। डेप्रिसिएशन 70,000, 70,000। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 95,000, 95,000। अदर एफओएच, अदर एफओएच और छोटे मोटे होंगे कोई 25,000, 25,000। अच्छा, ये जो सारी लिस्ट लिखवाई है ये सारे एफओएच हैं? फिर पहले दो वाले एफओएच नहीं है, वो तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, बाकी हाँ एफओएच हैं। चले, बजटेड कॉस्ट यही थी, बजटेड कॉस्ट यही थी। अब उसके बाद अदर बजटेड इंफॉर्मेशन, अदर बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2022। यही जो 2022 ईयर की ऊपर कॉस्ट बताई है ना, वो तो रुपए बता दिए। अब उसके अलावा कुछ और भी चीजें बताने लगा हूं जो हमने 2022 के हवाले से सोची नहीं है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, यानी हमने 2022 में सोचा हुआ है कितने यूनिट्स बनाएंगे? 1000, 1000। मशीन आवर्स 4,000। हमने प्लान किया है कि पूरे साल में मशीन टोटल 4,000 घंटे चलेंगी। अच्छा जी, और क्या रह गया? नहीं सॉरी, 3,000 मशीन आवर्स 3,000 बताया मैंने, 4,000 नहीं है, मशीन आवर्स 3,000 है। चले, ये डाटा है और आपका होमवर्क ये है कि आपने OAR कैलकुलेट करना है इन 6 बेसिस के हिसाब से। 6 बेसिस किए ना, तो सबके लिए बारी बारी आपने OAR कैलकुलेट करना है। OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, OAR बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, यूनिट प्रोड्यूस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। इन 6 से आपने OAR कैलकुलेट करके लाना है। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।